हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, क्या हो गया? ये सर, ये सर। सर वो जो सर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम अगर सर और किसी अलग डोनर से जो आइडेंटिकल ट्विन ना हो सर, उससे अगर लेंगे तो सर हम इम्यूनो सप्रेसेंट लेते हैं सर। वो इम्यूनो सप्रेसेंट कैसे मतलब इनएक्टिव करता है, मतलब कैसे फैसिलिटेट करता है ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को? वो फैसिलिटेट नहीं करता है, वो इम्यून सिस्टम को जीरो कर देता है, समझ रहे हो? तो ये वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। माने जैसे आपका इस जो रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम को स्कीड सर, deactivate। स्कीड के जैसा, मतलब स्कीड तो नहीं होता है। स्किड तो रोगो है। इसमें क्या होगा, जैसे इम्यून सिस्टम जो करता था वो नहीं करेगा। जैसे आइडेंटिफाई करता था नहीं करेगा, एनएसडीएस नहीं करेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा, फैगोसाइटोसिस नहीं करेगा। कहना अब आपका इम्यून सिस्टम सो गया है। अगर आप यस सर। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब जानते, सपोज आपने गार्ड को सुला दिया है, फाइन। तो यस सर। इन ऑर्डर टू किल दैट पर्सन, आपने क्या किया, उसके घर के गार्ड को खाने में नींद की दवाई दे दी। अब वो सो रहा है कि नहीं? तो नाउ इम्यून सिस्टम इज यस सर। स्लीपिंग। तो आप इसलिए जो होगा होगा। तो इसमें इम्यून सिस्टम जो यस सर। लड़ता था अब वो नहीं होगा, समझ रहे हो? ये सर, आप जो बोले थे सर वो जो आईसीयू में इसीलिए लोगों को नहीं छोड़ा जाता है क्या? सर? आईसीयू में रखते हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट के बाद थोड़ा सा भी अगर कोई बाहर से एलाउ हाँ नहीं माने होता है अगर सर। आप बाहर से कोई जाओगे तो जर्म आ सकता है ना। तो इसीलिए यस सर, यस सर। अगर आप लोग इम्यूनो सप्रेसेंट्स लिए हो तो ऐसे रहना पड़ेगा जहाँ कोई जर्म्स नहीं हो। चलिए और बोलिए। सर हाँ सर अगर हम कैंसर को मतलब कैंसर सेल्स को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, तो सर जो लोगों का कुछ कुछ ऑर्गन्स मतलब काम नहीं करता, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जगह उसी टाइप के सेल्स को कैंसर्स बना के उसको ठीक कर सकते हैं क्या? वो सब आपका रिसर्च टॉपिक्स है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कैंसर यस में सर। आपका क्या होता है, कैंसर इज ए डिजीज, समझे कि नहीं? यस सर। तो यस इसीलिए सर। डिजीज से आप दूसरा चीज को कैसे ठीक करोगे? यस सर। तो इसलिए अगर कोई चीज खराब हो गया है तो आप कैंसर से कैसे करोगे? आप स्टेम सेल से उसको रिपेयर कर सकते हो, बट डिजीज यस करके सर। उसको कैसे ठीक करोगे? समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। और बोले, चलिए, सो लेट्स गो अहेड। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैंसर। तो ना कैंसर में एक्चुअली क्या होता है, आपका एफेक्ट कैसे होता है, सो दैट वी विल डिस्कस। तो ऑलवेज रिमेम्बर इन ऑल दिस केसेस, जितने जल्दी काम होगा उतना बढ़िया है। ओके, द यस सर। अर्लियर यू रिपोर्ट द बेटर इट इज। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन कैंसर, तो जब तक तो वो लोकलाइज्ड है इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, फाइन। तो लोकलाइज्ड ट्यूमर, तो सेल्स ऑफ malignant tumors duplicate continually and very often quickly and without control. Such an increase in number of cells, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। इनिशियली क्या होगा, द मैलिग्नेंट सेल्स इन्वेड सराउंडिंग एरियाज। एज द कैंसर ग्रोज इट एक्सपेंड्स एंड बिगिंस टू compete। भाई सिर्फ डिवाइड कर रहे हो जा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वो लोग खाना भी मांगेंगे, वो लोग पीना भी मांगेंगे, समझे कि नहीं? तो आप जब ये लोग खाना पीना सब मांगेंगे तो अब क्या होगा? सो नाउ इट विल बी ए कंपटीशन फॉर नॉर्मल सेल्स, बुझले कि नहीं? तो लाइक दैट। फॉर यस एग्जाम्पल सर। हम लोग का एक हम लोग एक बनाए थे
सपोज ग्रुप, अब उस जैसे हम लोग पिकनिक में, जनरली पिकनिक जाने में क्या होता है कि पहले परमिशन लोग देते हैं लास्ट, बट बाद में सब आ जाते हैं। तो जैसे से जानी बे रे ये गोला से ये गोला तो फिर सब। तो सपोज पिकनिक में क्या होता है, आपको 2-4 दिन पहले पैसे दे दोगे तो हम लोग खरीदारी कर लेंगे। तो सपोज हमारा जो पिकनिक हुआ तो उसमें 40 लोगों ने पैसा दिया, तो हमने 50-60 लोगों के लिए खाना बनाया। वो जनरली रूल होता है दैट वी मेक फूड मोर। बट अब क्या हुआ, हम लोग 60 लोगों के लिए जा रहे हैं। जैसे ही बस, अब अकॉर्डिंगली बस हुआ है, अकॉर्डिंगली आपका जो खाना पीना हुआ है, अकॉर्डिंगली और प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड। बट सडनली जैसे ही बस निकलेगा सारे आ जाएंगे और 70 लोग आ जाएंगे, हम भी जाएंगे सर, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, पैसा दे दिए। अरे तब जो तुम पैसा दोगे उससे होगा क्या? तो हाउ कैन वी ब्रिंग मोर थिंग्स? नहीं सर हमें पैसा दे दिलु, अरे तमें एबे पैसा दे देले किनिबो किए, अभी हर सामान मिलेगा क्या 70 लोगों के लिए? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब यहाँ क्या हुआ, आप सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, ये कर रहे थे, ठीक है, वेरी गुड। बट नाउ दे विल डिमांड फूड, नाउ दे विल डिमांड ऑक्सीजन, नाउ दे विल डिमांड मेडिसिन एटसेट्रा। तो अब क्या होगा? सो नाउ ये कंपिटिटर हो गया। तो अब सोचिए, तो सपोज हम लोग ने लिया, चलो ठीक है ले लेते हैं, बच्चे बोल रहे हैं तो पैसा तो दे चंती रास्ता किन दवा। अब सपोज रास्ते में खाने को कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा? जो 60 लोगों का खाना बना था उसी को किसी ना किसी तरह से हम 130 लोगों को एडजस्ट खिलाएंगे। करेंगे। तो यस अब सर। तो अब तो तुम लोग जो पहले पैसा दे दिए थे, तुम लोग क्यों एडजस्ट करोगे भैया बताओ? भाई भाई मन तो करेगा ना यार, हम तो पहले से पैसे दे दिए, हम लोग को गड़बड़ा दिए, बुझले कि नहीं? अब सपोज उसमें से कोई तगड़ा वगड़ा है, जैसे अभी गौती कृष्ण बाद में पैसा दिया, बैसाखी पहले पैसा दी, पर खाएगा तो पहले गौती ना, वो मार धक्का उक्का देके वो पहले खा लेगा। तो अब इतना खा लेगा कि और किसी को मिलेगा नहीं। तो ता मानने कौन हो कि ये जो इन्वेडिंग सेल्स है, ये तो हमारे बॉडी के सेल्स है नहीं ना, ये तो कैंसरस सेल्स हैं, ये तो एरोनियस सेल्स हैं। बट अब ये हमारे नॉर्मल सेल्स के साथ compete करेंगे एंड दे आर स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स। तो नॉर्मल सेल उनके सामने पाया मैंने compete नहीं कर पाएंगे एंड इवेंचुअली मर जाएंगे। So following the nearby invasion, some of the malignant cells may detach from the initial tumor and they will go and spread. अब वो ब्लड में जाएंगे, लिम्फ में जाएंगे एंड स्प्रेड करेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। समझ रहे हो? सो दिस इज रेफर्ड टू एज मेटास्टेसिस। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। Now, next, those malignant cells that survive in the blood or lymph, अब ये क्या करेगा? They will invade other tissues and establish secondary tumors. तो ये क्या होगा? ये जो सेल्स ब्लड में जाएंगे इधर उधर, एंड जब ये जाएंगे जहां बसेंगे वहां नई कॉलोनी बसाएंगे। फाइन, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये आपका एक प्रॉब्लम एरिया है। तो अब आपका सेकेंडरी ट्यूमर्स होने लगेगा। तो अब देखिए, पहले आपके सपोज 5-6 लोकेशन में ट्यूमर था, तो उसको एलिमिनेट करना आसान था। अब सपोज 1 लाख जगह हो गया, तो कैसे एलिमिनेट होगा? तो समझ रहे हो? तो इसलिए इन ऑल दिस केसेस जितना शीघ्र एलिमिनेशन के लिए जाएंगे उतना बढ़िया होता है। तो द लेटर यू गो द प्रॉब्लम इट इज फॉर यू। अब धीरे धीरे क्या होगा? वहां ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। अब जब आपका, अब देखो भाई, जब नया कॉलोनी बसाए हैं तो उनको खिलाने पिलाने के लिए बॉडी क्या करेगा? ब्लड वेसल्स करेगा। तो फाइनली द सेकेंडरी ट्यूमर्स बिकम वैस्कुलराइज्ड। तो अबे तो समझ में आया? तो फाइनली अब क्या होगा? द सेकेंडरी ट्यूमर्स बिकम वैस्कुलराइज्ड, दे अंडरगो क्या भाई? आपको अब इधर खाना पीना बढ़ाना पड़ेगा, तो एंजियोजेनेसिस।
So they undergo angiogenesis, which is the growth of new network of blood vessels. Okay. Now, अब any new tissue, whether it results from repairing a wound, normal growth or tumors, requires a blood supply. समझे कि नहीं? उसको खाना पीना दोगे कि नहीं? Okay, to deliver nutrients and oxygen. Okay, तो इसीलिए हमने blood supply बढ़ाया. Proteins that serve as chemical triggers for blood vessel growth are called TAFs, tumor angiogenesis factors. तो समझ रहे हो? तो अब वो जो टिश्यू है जो एबनॉर्मल ग्रोथ है तो वो आपके बॉडी का हिस्सा हो जाएगा, उसको फिर ब्लड सप्लाई आ जाएगा देने के लिए. फाइन. तो जस्ट लाइक दैट. फाइन. नाउ सर हाँ सर पहले जो ट्यूमर थोड़ा सा भी अगर स्टार्टिंग फेज में सर हमारा जो टीसी जो होता है सर वो तो किल कर देता है क्योंकि वो जान लेता है कि ये नॉर्मल सेल नहीं है. तो फिर सर ये मतलब कौन किल ऐसे कर देगा? एबनॉर्मल सर साइटोटॉक्सिक क्यों? ये तुम्हारा ही सेल है, ये तुम क्यों मार देगा? ये तो आप ही का सेल है क्योंकि ना. व्हाई इट विल किल? सर अगर हाँ, कोई वायरस कुछ वायरस वायरस, अंदर होगा हाँ तो तो वायरस अफेक्टेड को मारने का कोशिश कर सकता है, वो अपना यस सर. लड़ाई है. बट नॉर्मल अदर ट्यूमर्स तो नहीं है ना. अदर ट्यूमर्स जो यस सर यस नॉर्मल सर ट्यूमर है वो क्यों मारेगा? यस सर यस चलिए, सर. थैंक यू सर समझ तो गए. इसीलिए अब हाउ टू डिटेक्ट. एपोप्टोसिस से क्या होता है? क्या? सर एपोप्टोसिस से क्या होता है कि उसके एब्सेंट ट्यूमर सेल में? एपोप्टोसिस का मतलब क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ. तो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या है? सेल क्या करेगा वो सब तय होता है, पर इधर वो सब नहीं होता है क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट नहीं करता है ना. दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो यहाँ एपोप्टोसिस नहीं होगा. चलिए, तो हाउ टू डिटेक्ट इट. टेक्निक्स लाइक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, रेडियोग्राफी, CT scanning, MRI are very useful to detect. समझ रहे हो कि नहीं? ये डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग. नाउ प्रॉब्लम क्या है कि ये भी ओके 3 डायमेंशनल इमेज, सो ये भी एक रिस्क है क्योंकि जो CT स्कैन है या एक्सरे है दे आर देमसेल्व्स वेरी डेंजरस. तो इसीलिए क्या होगा, तो आप एक जहर को मारने के लिए एक और जहर ले रहे हैं. सो इट इज उसका अपना रिस्क है ना. पहले क्या होता था, एक्सरे हम लोग लेते थे तो एक्सरे में क्या होता था, हमको घुमा घुमा के आपका अलग अलग फोटो खींचना पड़ता था. सपोज पेशेंट को बेड में बिठा देंगे एंड उसको बेड को घुमाएंगे, अलग अलग एंगल्स में फोटो खींचेंगे, तो उसमें रिस्की होता था, पेशेंट गिर सकता था एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. प्लस आप जो फोटोज बना वो फोटो को देखकर कंक्लूड कौन करेगा? डॉक्टर खुद करता था, है कि नहीं? डॉक्टर तो वो सारा फोटोज को देखेगा डॉक्टर एंड खुद ब खुद कंक्लूड करेगा. तो इसका मतलब है बिफोर एनी ऑपरेशन या बिफोर एनी वर्क द जॉब ऑफ द डॉक्टर वाज टू असेस द एंटायर प्रॉब्लम एंड क्रिएट द सॉल्यूशन. तो आजकल हमने एक बढ़िया मशीन बनाया है दैट इज कॉल्ड CT स्कैन. तो CT स्कैन भी सेम है, वो एक टनल जैसा होता है, उसमें पेशेंट को घुसा दिया जाएगा एंड वो 360 डिग्री एक्सरे ले लेगा. माने आपको घूमने का जरूरत नहीं है, वहां एक्सरे ही 360 डिग्री घूमकर आपका फोटो खींच लेगा. ऑल दैट डाटा इज सेंड टू ए सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में हम वो डाटा दे देंगे. अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो आपका 3D इमेज जनरेट करेगा. तो इसलिए सपोज आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, कैसे अप्रोच करोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो आप पहले से जान सकते हो. वाई आप लोग देख सकते हो 3D इमेजेस. फिर क्या करोगे आप, लेयर बाय लेयर. सपोज मैंने स्किन को हटाया, उसके बाद क्या दिखेगा वो दिख जाएगा. सपोज मैंने इस टिश्यू को काटा, कितना ब्लीडिंग होगा वो दिखाएगा. तो आपको एक सिमुलेशन सा हो जाता है. फाइन. तो you are getting a simulated response
बिफोर द एक्चुअल सर्जरी। तो इससे क्या होता है, यू आर हैविंग एक्सपोजर। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, ये रिस्की है, क्योंकि एक्सरेज आर आल्सो डीएनए डैमेजिंग, तो वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, सो दैट कैन आल्सो कॉज कैंसर। तो इसीलिए अब मजबूरी है भैया, क्या करें। तो सही पे टुडे वी हैव अ बेटर टेक्निक दैट इज कॉल्ड एमआरआई। तो एमआरआई में क्या होता है कि इसमें हम लोग हार्मफुल रेडिएशन यूज नहीं करते, तो ये थोड़ा सा सेफर होता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई एमआरआई इज मच सेफर देन योर सीटी स्कैन। अभी और भी बढ़िया Yes, yes, टेक्निक्स sir. आ गया है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड योर, अभी और भी बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स Sir, आ चुके हैं। biopsy or something. नहीं, बायोप्सी तो कर ही रहे, हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यूज। टुडे वी हैव पेट स्कैनिंग एंड ऑल, तो वो सब और भी हार्मलेस हो गया है। तो टुडे मैंने द ट्रीटमेंट्स आर नॉट सो रिस्की। अब क्योर कैसे होगा, तो क्योर इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो ट्रीटमेंट हम लोग जो करेंगे, सो ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो आपका अलग अलग ऑप्शन है, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ओके, तो इसीलिए द कॉमन अप्रोचेस जो है ट्रीटमेंट में, ओके, द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट आर सर्जरी, रेडिएशन एंड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी को आप केमिकल्स भी कह सकते हो, कीमोथेरेपी भी कह सकते हो। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इररेडिएटेड लीथली। ओके, हम लोग रेडिएशन से उसको जला देंगे। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल सेल्स, तो वो तो बहुत रिस्क कम ही होता है, कुछ ना कुछ तो मरेंगे। फाइन, लाइक दैट। नाउ सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो है आजकल हम लोग यूज करते हैं, वो आपका कैंसर सेल्स को मार देता है ना। ये लोग किस चीज को टारगेट करते हैं, रैपिड सेल डिवीजन, है कि नहीं। जो रैपिड सेल डिवीजन होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल इज इजीली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी एंड इन कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, उसको पहचानते हैं। नाउ अब प्रॉब्लम क्या होता है, इवन जो वायरस अफेक्टेड सेल्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इवन अल्फा इंटरफेरॉन से मार सकते हैं। ओके, देयर मे बी सम सेल्स which are viral affected. So therefore the patients are given substances called biological modifiers, okay, such as alpha interferons. इसको अल्फा लिख दो। तो ओके, मैंने एक्चुअली क्या करेगा इंटरफेरॉन, दे विल मैंने इसको इधर ले आएंगे। So therefore the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon, which activate their immune system and help in destroying their tumor. कभी कभी क्या होता है भाई, ट्यूमर जो है वो लोग भी महाबदतमीज सेल हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब आपका कोई, जब इम्यून सिस्टम, माने दे डेवलप ट्रिक्स टू इवेड इम्यून सिस्टम। भाई जो चोर है, क्या उसको पता नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगा, समझे कि नहीं। चोर जानता है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगा, इसलिए वो लोग हर वो हथकंडा अपनाते हैं जिससे क्या होगा, बोलो, बच छुप जाएंगे। जिससे पुलिस नहीं पकड़ पाएगा। तो सेम Yes, sir. थिंग, तो इसलिए ट्यूमर सेल्स भी धीरे धीरे अडेप्टेड हो जाते हैं, एंड वो लोग भी जानते हैं कैसे इम्यून सिस्टम से बचा जाए। तो वो इम्यून सिस्टम से एस्केपिंग सीख लेते हैं, एंड फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर अपना काम चलाते रहते हैं। इसलिए पेशेंट्स को हम लोग बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये उसके रेस्पॉन्स को बार बार चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो इससे इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा एंड वायरस को लड़ने में मदद करेगा। नाउ एक कॉमन पेड़ होता है आपके गार्डन में, होता है जंगली घास, वीड, कैथेरैंथस रोजियस। उसका पहला नाम था विनका रोजिया, या उसको सदाबहार ही बोले जाते थे। तो ये दो एंटी कैंसर ड्रग्स प्रोड्यूस करता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये दोनों मेडिसिन किस केस में यूज होता है,
ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली क्या है, दीज आर ऑल माइटोटिक पॉइजन। तो ये सब आपके माइटोटिक पॉइजन होते हैं। हाँ बोले सर, आप जो बोले विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, these are the two anti-cancer drugs. Sir, are these for the cure of cancer, or we can only means prevent this हाँ cancer disease from? क्योर ही है, वो क्योर ही है। मीन्स वो क्या करता है, वो आपके सेल डिवीजन को रोक देता है। ओके ये लोग माइटोटिक पॉइजन है, तो कैंसर सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं, बाय माइटोसिस। तो ये माइटोसिस को रोक देंगे, तो जब माइटोसिस होगा ही नहीं तो आपका सेल डिवीजन होगा ही नहीं। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एंटी कैंसरस ड्रग्स। चलिए तो ये आपका हो गया कैंसर। तो नेक्स्ट डिजीज कौन सा है, एड्स। हाँ बोलिए सर, जो स्टेजेस ऑफ कैंसर होता है वो किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है? स्टेजेस ऑफ कैंसर, लोग कैसा सिचुएशन है, जो फर्स्ट स्टेज है जैसे आपका ट्यूमर वाला स्टेज है तो वो फर्स्ट स्टेज है, तो वो बेनाइन ट्यूमर है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसा का वैसा पड़ा रहता है, नो ग्रोथ, एवरीथिंग स्टॉप्ड। बट जब आपका ट्यूमर सेल्स ग्रो करने लगे तो उसको सेकेंड स्टेज बोला जाता है। ये जो स्टेजेस ऑफ कैंसर है ये कॉमन लैंग्वेज है, ये कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। ओके ऐसा नहीं लिखा होता है स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3 है, बट ये एक वर्चुअल डिस्टिंक्शन है। जैसे सिर्फ लोकलाइज ट्यूमर है, शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड योर स्टेज 1। बट अब धीरे धीरे वो ट्यूमर ग्रो करने लगा है बियॉन्ड नॉर्मल रेट। भाई मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल सेल्स आपका ग्रोथ तो होता ही है ना, तो अगर ग्रोथ से ज्यादा, अगर आपका नॉर्मल ग्रोथ रेट से ज्यादा ट्यूमर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड करना शुरू कर चुका है। तो समझ रहे हो, सो आप वो गुड ट्यूमर से धीरे धीरे बैड ट्यूमर तक जाने का शुरू कर दिया है, तो इस स्टेज को टेक्निकली हम सेकेंड स्टेज बोल सकते हैं। फिर ये जब मेटास्टेसिस करता है, घूमने फिरने लगता है, ये थर्ड स्टेज होता है। ओके थर्ड स्टेज, या कभी कभी कुछ लोग मेटास्टेसिस को सेकंड बोलते हैं, न्यूप्लाज्म जो बनता है उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। क्योंकि जब आपका नया नया जगह ट्यूमर होने लगेगा तो आप कितना जगह उसको ठीक करोगे, तो समझ में आया। इसीलिए जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है, तो उतना जल्दी क्योर होगा। क्योंकि इट इज ऑलवेज इजी टू किल 1 देन टू किल 1 लाख, है कि नहीं। अब 1 लाख ट्यूमर को मारना आसान है ना, एक ट्यूमर को मारना आसान है, सो लाइक दैट। एंड रिस्क इन्वॉल्व भी जो है वो बढ़ता जाएगा। सर ना बोलो सर, तुम लोग सर के आगे भी बोल दिया करो। विनक्रिस्टिन और विनक्रिस्टिन और जो विनब्लास्टिन बोले तो तुम्हारा डाउट्स में मना कर दिया हूं ना नॉर्मल साई ज्योति, आई विल नॉट टेक एनी ऑफ योर डाउट्स। तुम सबसे बदतमीज इंसान है, तुम एक तो क्लास में लेट आता है, उस पर कंप्लेन करता है, तो आई विल नॉट टेक योर डाउट्स, यू विल नॉट टॉक इन माई क्लास। ये मैं आपको बैन कर चुका हूँ, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आई विल नॉट टेक योर डाउट्स। तुम यू आर द मोस्ट बदतमीज पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ। एक तो तुम गलती करोगे, उस पर दूसरे कंप्लेन करोगे, सर हमको क्लास में घुसने नहीं देते हैं, बाहर में जाओ, गो टू हेल। मैं नहीं घुसने दूंगा तुमको, जाओ, डोंट टॉक टू मी। तुम्हारा डाउट्स आई विल नॉट टेक। ओके आई हैव ऑलरेडी लिटरली टोल्ड यू नोबडी विल ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। तुम 20 मिनट बाद ज्वाइन करेगा, 15 मिनट बाद ज्वाइन करेगा, उस पर आज सिस्टम को कंप्लेन करोगे कि हमको सर घुसने नहीं देते। क्यों? चुप रहो एकदम। तुम्हारा मेरे क्लास, मेरा मॉनिटर के सामने घड़ी है, समझे, तो इसलिए बकवास मेरे सामने मत किया करो। चलिए सो तुम्हारा आई विल नॉट टेक एनी डाउट्स, तुम अपना डाउट्स खुद सॉल्व करो। चलिए सो अब एंड तुम्हारा डाउट्स भी सब बकवास है, इसलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। चलिए तो एड्स जो है, ये एड्स का आप जानते हो फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी गौती कृष्ण आ रहे हैं, देखो कितना मिनट हुआ है, 29 मिनट। वाज गौती कृष्ण इन द क्लास? अन्वेषा, हेलो
Was Gauti in the class? Sir, I'll just tell. Sir, give me just 1 minute. I'll tell. हाँ, सर स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, मैंने देखा नहीं था। चलो चलिए। अब एक्चुअली क्या है ना, ये आप लोग जो मस्ती करते रहते हो ना सर कल। गति नहीं था, हाँ ठीक है, क्लास में नहीं था। I know. अब now he is coming. Why should I allow him in the class? It is already 30 minutes. And मैं नहीं अलाउ करूंगा ना, इमीडिएटली अब कंप्लेन करेंगे सर हमको अलाउ नहीं करते। क्यों करूंगा भैया तुमको अलाउ मैं क्लास में? ये क्लास है ना, कोई मजाक चल रहा है इधर। चलिए, सो दिस विच माउंट्स, तो इसलिए HIV क्या है? इज अ डेडली डिजीज कॉज्ड बाय HIV which mounts a direct attack on all cells that have a specific protein called CD4। ये हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि CD4 रिसेप्टर जिस सेल में होगा वो HIV को हमारे बॉडी के अंदर लाता है, दैट इज द विभीषण। तो जिस सेल में CD4 होगा वो विभीषण है, उसने ही लंका ढाया। तो there are two cells which have CD4 receptor, helper T cells and macrophages। ठीक है, तो helper T cells and macrophages ये दोनों ही सेल में CD4 रिसेप्टर होता है। नाउ जो CD4 रिसेप्टर होता है वो क्या होता है? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट? सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, फाइन। तो जो CD4 रिसेप्टर्स है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू GP120 प्रोटीन ऑन द वायरस सरफेस। तो जो वायरस का सरफेस है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसको हम लोग कहते हैं GP120। व्हाई डू वी कॉल इट GP120? 120 किलोडाल्टन उसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो 120 किलोडाल्टन उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है तो ये उसके बाद आता है, तो इसीलिए उसका नाम GP120 पड़ा। तो ये जो GP120 है ये आपका बाइंड किसके साथ करेगा? सो दिस विल बाइंड विथ द क्या? विथ द CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर। तो इसीलिए CD4 को बाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? GP120। अंडरस्टूड? तो एक बार आपके पास GP120 है तो CD4 उसके साथ बाइंड करेगा, एंड आप जानते हैं वायरसेस आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, वो उसको पी लेगा, इट विल ड्रिंक इट। समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? पिनोसाइटिक इंडक्शन। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग। तो ये Cell उसको drinking। पी लेगा, समझ में? सो दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटिक इंडक्शन। चलिए, तो इसलिए मच ऑफ द HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज थॉट टू अकर विद इन मैक्रोफेजेस passed as part of body fluids। Macrophages thus act as HIV factory। Now can you tell me why macrophages? चलो, एक तो GP120 हो गया, तो पहले ही मैक्रोफेज क्यों पकड़ में आता है उसके? बोलो भाई। मैक्रोफेज उसको रिसीव कर सकता है हम जानते हैं, बट मैक्रोफेज ही पहले क्यों रिसीव करता है? उसका क्या कारण है? सर क्योंकि वो 20 सेल्स लिम्फ जो नहीं नोड्स नहीं में नहीं होंगे नहीं और नहीं मैक्रोफेज। नहीं, और सोच के बोलिए। अगेन आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड एनीथिंग नाउडेज। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है। बोलो व्हाई मैक्रोफेजेस? व्हाई मैक्रोफेजेस आर इन द लाइन ऑफ अटैक? देख रहे हो? यू डोंट नो। सर क्योंकि सर वो बी सेल्स को एक्टिव करते हैं, वो प्लाज्मा से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। नो नो नो, समझ रहे हो? ये नहीं है। चलिए, सो ए सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ एड्स इंक्लूड्स, किसको आप एड्स बोलेंगे या किसको आप इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलेंगे? इसका हेल्पर सेल काउंट 200 पर मिलीमीटर क्यूब से कम हो जाए, ओके, जबकि नॉर्मल होता है 1200। फाइन। सो इफ द हेल्पर सेल काउंट ऑफ ए पर्सन फॉल्स बिलो 200 पर माइक्रोलीटर, मिलीमीटर क्यूब को हम माइक्रोलीटर भी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एड्स। क्यों? ये 1/6 हो गया है,
ओके, एंड कितना है वो डिसाइड करेगा आप कितने साल जिएंगे। सपोज 200 है तो आप 6 साल जियोगे, तो धीरे धीरे वो कमता जाएगा। फाइन, सपोज आपका जब हमने डिटेक्ट किया 10 था, तो आप शायद 1 साल के अंदर मर जाएंगे, एंड सो ऑन। AIDS was first recognized in June 1981 as a result of reports from Los Angeles to the Center for Disease Control and Prevention of several cases of a very rare type of pneumonia, okay, that are caused by a fungus. तो निमोनिया जनरली वायरल डिजीज है, बट ये फंगस कॉज कर रहा है। The pneumonia called Pneumocystis carini pneumonia occurred among homosexual males. At that same time, the CDC also received reports from New York and LA concerning an increase in the incidence of Kaposi sarcoma. ये कैंसर है amongst the homosexual male. तो homosexual males में कापोसी सार्कोमा होने लगा, आपका फंगल निमोनिया होने लगा, तो फिर लोगों ने इसको केयर किया। तो इन 1984 American and French scientists independently identified the agent as a virus, and the Americans named it HCLV3, human cell leukemia virus 3. Okay, and आजकल हम उसको HIV कहते हैं। Now, who was the American scientist? You know, Robert Gallo. And who was the French scientist? Lou Montagnier. And both were awarded the Nobel Prize. ठीक है, तो इसलिए ये एक नोबेल प्राइज विनिंग एक्ट है। चलिए, तो उसके बाद चला जाए तो एड्स के बारे में। तो इसलिए एड्स कैन इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस एज वेल एज आपका क्या मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर सकता है, एज वेल एज आपका जो टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो प्रोटीन लेयर। नाउ इन केस ऑफ आपका जो HIV, तो HIV का जो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HIVs। Okay, there are 2 types of HIV, 1 and 2. ठीक है, the most common virus currently is HIV-1. ठीक है, now a virus found in blood of wild African green monkey called SIV, simian immunodeficiency virus, is similar to HIV-2. तो इसलिए लोगों को क्या लगा कि एक कारण है, शायद वो मॉडिफाई, दोनों RNA वायरसेस है तो दोनों मॉडिफाई कर सकता है, तो लोगों को लगा कि SIV से HIV बना हो सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। Now the genome consists of 2 single-stranded RNA and it consists of a core, okay, with reverse transcriptase enzyme surrounded by a protein coat. Okay, the protein coat is made up of P24, तो नंबर है किलो डाल्टन। ओके, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट को हम नंबर से शो करते हैं। P माने प्रोटीन, GP माने ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा उसका एक्चुअली, तो पहले इसको हम लोग फॉर्मेट कर दें। तो ये मैं इसको आपको समझाऊंगा इसके वो। ओके, नाउ द मेजर सेल इन्फेक्टेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज टी लिम्फोसाइट्स। ओके, जिसमें CD4 होता है। ओके ओके, तो हो गया ये। तो इसको हम लोग अभी फॉर्मेट कर दिए, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा ना। अगर हम लोग देखें इफ वी सी एन HIV, तो उसमें क्या होगा, नाउ सपोज ये एक बाहर का लिपिड बाइलेयर कोट है। फाइन, सो you'll find a lipid bilayer coat. फाइन, ये आपका लिपिड बाइलेयर कोट है।
फाइन, दिस इज अ लिपिड बाइलेयर एंड इस बाइलेयर के अंदर आपका एक प्रोटीन कैप्सिड कोट होता है. फाइन, सो दैट इज कॉल्ड द कैप्सिड. सो ये आपका कैप्सिड होता है. सो दिस इज द कैप्सिड. इस तरह का एक प्रोटीन कैप्सिड कोर हो, माने बॉडी होगा और क्या. समझ रहे हो, ये एक प्रोटीन कोट है. फाइन, एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय प्रोटीन. तो ये क्या है, दिस इज P24. उसी तरह 24. हाँ, उसी तरह से उसके जो बाहर प्रोटीन होगा ये वाला, इसको मैं आप प्रोटीन इतना नहीं बना रहा हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं सिर्फ उसको कलर कर देता हूँ. तो ये भी प्रोटीन से बना होता है. सो दिस इज कॉल्ड P17. 17. समझ रहे हो. तो ये आपका है P17. ठीक है. इसके अंदर आपको 2 RNA स्ट्रैंड मिलेंगे एंड दे विल बी एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. So this is reverse transcriptase and this is single strand RNA. RNA. तो ये जो है ये आपका लिपिड बाइलेयर है ना. इस लिपिड बाइलेयर में आपको बहुत सारे मशरूम जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे. ओके, बहुत सारे स्पाइक्स इसको कहेंगे हम लोग. सो दे आर लाइक